राजीव गांधी तक के टॉपिक पर हम पहुंच गए थे। अगर तुम घर जाके पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा, कल हमने एक खास बात जानी थी। इंदिरा गांधी आपके देश की एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर हैं 1966 से 1977 और 1980 से 1984। आज तक आपके देश में सिर्फ 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में गए हैं, और वो दोनों ही राष्ट्रपति किसके कार्यकाल के बीच में गुजरे हैं? इंदिरा गांधी। उन दोनों का काम संभालने 3 राष्ट्रपति आए कार्यवाहक। तीनों कार्यवाहक किसके टाइम में आए? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के पिताजी का टाइम पीरियड इनसे लंबा था, 17 साल, 17 बार तिरंगा। इनका टाइम पीरियड है 16 साल, लेकिन इनके पिताजी ने सिर्फ 2 राष्ट्रपति देखे, और एक अकेला ही देखा उन्होंने 12 साल तक। तो 1950 से 62 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 64 में इनके पिताजी गुजरे, तब तक सिर्फ राधा कृष्णन जी ही आए थे, 1.5-2 साल पुराने। यानी 17 साल में उन्होंने 2 राष्ट्रपति देखे, और ये 16 साल में कितने राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देख लिया? क्योंकि इनका टाइम 66 से जब स्टार्ट हुआ तो आपके देश में दूसरे राष्ट्रपति थे, तीसरे थे जिनकी क्या हो गई थी? डेथ। और इनकी जगह 2 कार्यवाहक आए थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी और एम हिदायतुल्ला, और फिर इन्होंने देखे थे चौथे, जो इनमें से ही एक बने थे, और इस तरह से फिर 5वें भी इनके टाइम में आ गए। जिन लोगों ने बेसिक बैच को ढंग से पढ़ा होगा, बातचीत नहीं करनी होती क्लास में, रोज़ रोज़ मुझे ना बोलना पड़े। बेसिक बैच में मैंने ये सब चीज़ें बताई थी, इसलिए मैंने उस दिन वहाँ मैं कहती हूँ कि राष्ट्रपति याद कर लो, पीएम याद कर लो लिस्ट से, वरना ये बाद में याद नहीं होते। तो इंदिरा गांधी आपके देश की वो प्रधानमंत्री है जिसने पहले टेन्योर में इस तरह से 4 तो परमानेंट जो अपना अपना काम संभालने आए, जिनमें से तीसरे और 5वें की डेथ आज तक हुई है। बाकी कोई राष्ट्रपति नहीं गुजरा अपने कार्यकाल में। तीसरे राष्ट्रपति जो गुजरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और 5वें थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये 1977 में गुजरे, मतलब उनके टेन्योर के बाद की बात है, लेकिन हम ये मानते हैं कि चलो उनके हेरफेर में इन्होंने सारा काम किया। ये 4 राष्ट्रपति। फिर यहाँ के दौर में आप देखते हैं 2 राष्ट्रपति और आए। एक कौन था यहाँ पर? 77 से परमानेंट 5-5 साल के राष्ट्रपति आए। क्या नाम था उनका? नीलम संजीव रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम भी थे, और एक थे ज्ञानी जैल सिंह जी। यानी सारे राष्ट्रपति आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये 6ठा और 7वां, सारे राष्ट्रपतियों का कार्यकाल किसने देखा है? अपने आप में यह अजूबा है कि एक ऐसी प्रधानमंत्री जिसने 8 राष्ट्रपतियों का टाइम पीरियड देखा, जिनमें से 6 तो 5-5 साल के लिए आए थे, 2 की डेथ हुई वो अलग बात है, और इनमें से 3 कार्यवाहक में से एक परमानेंट में था, तो 2 कार्यवाहक भी देखे। कल हमने इतना पढ़ लिया था शायद। सबसे पहला पीएम कौन पढ़ा था? सबसे पहले थे नेहरू। फिर कौन पढ़े थे? शास्त्री जी। इन दोनों के बाद एक नाम आया जो लिस्ट में नहीं याद करते, लेकिन हमने पढ़ा था, गुलजारी लाल नंदा का। तीसरी पीएम कौन बनी? इंदिरा गांधी। इसके बाद एक ब्रेक आया था, और उसमें एक बहुत मैच्योर बड़े लीडर, नाम था मोरारजी देसाई, और 5वें चौधरी चरण सिंह जी। ये बहुत जल्दी बने और हट भी गए। रेजिग्नेशन से हटने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोरारजी। मोरारजी किस एज में आपके पीएम बने हैं? 81 ईयर्स में। यानी ओल्डेस्ट पीएम और यंगेस्ट पीएम भी अब इससे अगला, जब इंदिरा गांधी वापस आई। एक बार टाइम पीरियड देखें, फिर आगे लिस्ट पढ़ेंगे। 1947 से 64 पहला यानी नेहरू। सेकंड 1964 से 66 शास्त्री जी। तीसरी इंदिरा गांधी 66 से 1977। चौथे और 5वें ये हैं मोरारजी 1977 से 79 जुलाई तक, और फिर 1979 जुलाई से जनवरी 1980 तक। फिर 6ठे नंबर पर फिर इंदिरा गांधी 1980 से 84। किस डेट को इनका मर्डर हुआ था? 31 अक्टूबर 1984। और फिर सेम डे इनका बेटा राजीव गांधी 84 से 89 तक। ठीक है, ये सारे एक फैमिली ट्री टाइप मान लो, क्योंकि ये भी एक ही आदमी है, ये भी इन्हीं की बेटी, और ये इनका, ये वापस बेटी का टाइम पीरियड, और ये बेटा। यानी बीच में सिर्फ शास्त्री जी, मोरारजी और चौधरी चरण सिंह ये दिखे हैं ब्रेक में। एक बार ये, एक बार ये, और एक बार ये। अदरवाइज एक ही परिवार के लोगों ने लंबे टाइम तक देश को संभाला है। जो कहते हैं कांग्रेस 70 साल खा गई, उसका लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए क्यों ऐसा कहते हैं। क्योंकि बीच में सिर्फ 1.5 साल के लिए शास्त्री जी थे, ये भी कांग्रेस के ही, लेकिन परिवार से अलग थे। 77 से 79 चौधरी, ये मोरारजी देसाई, एक दौर में ये भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन यहाँ ये जनता पार्टी के थे। और फिर चौधरी चरण सिंह जी सिर्फ 1 महीने के बाद में कांग्रेस का हाथ पकड़ा, उसने भी पार नहीं उतारा, और 6 महीने के अंदर अंदर 14 दिन कम हुए थे, इस्तीफा देना पड़ा। तो सोचो, देश की आज़ादी से लेके 89 तक एक ही परिवार के लोगों ने लगभग राज किया। पहले 16 साल, पहले 17 साल, फिर 16 साल, और आगे आने वाले 5 साल प्लस का टाइम पीरियड। क्या इतना समझ में आ गया? आज इसके आगे का टेबल पढ़ेंगे, एक बार जल्दी से सुन लो, फिर टेबल आसान दिखेगा। एक फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक बैच में कराया होगा, वीपी सीपी अटल, HI अटल अटल, मनमोहन मनमोहन, मोदी मोदी, ऐसा ही पढ़ा था ना हमने। ये हर बेसिक बैच में तीसरे चौथे दिन पढ़ाती हूँ। ये वीपी सिंह का टाइम पीरियड बहुत छोटा है, 89 से 90,
आपके लिए एक नुकसान बड़ा उठा गए जो आपको आज तक भुगतना पड़ता है। ओबीसी के आरक्षण को 27% पर ले गए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवा गए वीपी सिंह। आए तो साल पूरा भी नहीं काटने के लिए थे, लेकिन नौजवान पीढ़ी का बड़ा नुकसान करके गए, आज तक भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आरक्षण की एक लिमिट होनी चाहिए थी। ये तो शुक्र है आपके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 51% से ऊपर आरक्षण नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज अब तक 30 साल और बीत गए, इस बात को पता नहीं कितना आरक्षण ले जाते। पहले आरक्षण ज़्यादा नहीं था, आरक्षण गलत भी नहीं है अगर सोच समझ के किया जाए। एससीज को आरक्षण 16% था, एसटीज को 8%, टोटल कितना आरक्षण था? 24। 100 में से 24 सीट गई, 76 तो बची हैं। लेकिन इस कमीशन ने आके ओबीसी के आरक्षण को 27% और ऐड कर दिया, ये आपकी बन गई 51%। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था ये, और वहां जजेस की बेंच बैठी थी 13 जजेस की, जिनमें 11 जजेस की, जिनमें 5 और 6 पे बात आके अटकी थी, यानी लगभग मुद्दा बराबरी का था। इस एक ने गड़बड़ कर दी और इसने कहा बिल्कुल ठीक किया और आरक्षण इस तरह से दिया जा सकता है। अगर वो एक मना कर देता तो आरक्षण इतना खेल ना होता जैसा आज बना हुआ है। तो ओबीसी का आरक्षण ऐसा नहीं कि नहीं मिलना चाहिए, मिल सकता है, लेकिन एक लिमिट कोई इस तरह के निर्धारित हो ना कि सारी सीटें ना चली जाएं। सुप्रीम कोर्ट आ गया, वरना ये तो एक साल में इतना बंटाधार कर गए थे कि दुनिया का जीवन जीना बड़ा मुश्किल था। चंद्रशेखर, ये कब से कब तक रहे आपके? 90 से 91, ये 9वीं लोकसभा थी आपकी, ये भी बहुत जल्दी टूट गई। 10वीं लोकसभा के टाइम में पूरी तरह से चुनाव प्रचार में राजीव गांधी व्यस्त थे और पूरे देश में माहौल था कि राजीव अगला पीएम बनेगा। पर राजीव का रात के 10 बजे एक रैली में जब वो गए हुए थे, बहुत भयानक तरीके से एक महिला मानव बम बन के आई और राजीव के शरीर के इतने चिथड़े उड़े कि पूरा शरीर इकट्ठा नहीं हुआ। 1991 की घटना है, 21 मई की, और इसीलिए वो पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए, लेकिन उनकी पार्टी ने अपना लीडर बना लिया पीवी नरसिम्हा राव को, और फिर इन्होंने 5 साल बढ़िया काम किया। इसी दौरान आपके जो वोट डालने का राइट है ना, ये 21 साल से घट के 18 हुआ था। किसका टाइम था वो? पीवी नरसिम्हा राव का, पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। बहुत खराब टाइम आपने देखा। 1996 से 98 आपके 3 पीएम आए। अच्छा पीएम वो होता है जो कम से कम 5 साल या दुगना, अगर काम अच्छा करे दुगना टिके। यहाँ आप देख रहे हैं 2 साल के अंतर पे कितने पीएम आ गए हैं? 3। बहुत खराब टाइम था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा आए 98 से 99, और इन्होंने कई बड़े डिसीजन लिए, जिसमें इन्होंने पोखरण में एक एक्सपेरिमेंट करवाया परमाणु का, और उससे पूरी दुनिया में ये हो गया कि इंडिया भी परमाणु शक्ति है। और उसके बाद 99 में आपका और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें इनका एक नाम बढ़ गया, और फिर आपने प्रेफरेंस में रख के इनको सब लोगों ने वोट दिए। और 1999 से 2004 तक का टाइम पीरियड, मनमोहन सिंह बिल्कुल आपके सामने आप सबने देखे हैं, 2004 से 14, और अब आप देख रहे हैं 14 से 24 के बीच में मोदी जी बैठे हुए हैं देश के पीएम की कुर्सी पर। ये लिस्ट याद करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से ये एक्सपेक्टेड है कि उन्हें पता हो कि एचडी देवेगौड़ा पहले आए या चंद्रशेखर पहले आए, किसका टाइम पीरियड क्या था। एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस देखने में आते हैं, इसलिए लिस्ट पढ़ाई जाती है। तुम्हारे देश में एक ऐसा राष्ट्रपति था जिसने 4 पीएम्स का कार्यकाल देखा। अब एक आइडिया लगा के बताओ कौन राष्ट्रपति होगा जिसने 4, जल्दी जल्दी से जब पीएम्स हट रहे थे तो वो राष्ट्रपति था जिसका नाम स्टार्ट होता है राम से, रामास्वामी वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। इनका टाइम पीरियड है, कब का टाइम पीरियड है बताना, किसी को पता हो इनका? ये मैंने बताया था सब आपको, 19। इसमें आइडिया लगा के बता दो 4 पीएम देखना किसके लिए पॉसिबल था? यहाँ से स्टार्ट हो गए थे। 1987 से 1992 तक आपके पीएम रहे थे, ये राष्ट्रपति रहे थे रामास्वामी। 1987 का मतलब ये वाला पीएम आया होगा, ये कौन है? राजीव गांधी। ये वाला पीएम आया होगा, ये कौन है? वीपी सिंह। ये भी आया होगा, चंद्रशेखर। और ये भी आ गए होंगे क्योंकि 1987 से 1992 के बीच में रहे थे रामास्वामी वेंकट रमन। तो जब 87 था तो देखो ये वाला आ गया बीच में, राजीव गांधी। फिर 87 से 92 में ये भी आए, ये भी आए और ये भी आ गए। तो 1 राष्ट्रपति और 4 पीएम। कल हम पढ़ रहे थे कितने राष्ट्रपति? 8 राष्ट्रपति और 1 पीएम। कौन थी वो? इंदिरा गांधी। आज हम पढ़ रहे हैं 1 राष्ट्रपति और 4 पीएम। कौन 4 पीएम? राजीव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। ऐसी बातें एग्जाम में आती क्योंकि इनको कोई याद नहीं करता, लोग समझते भी नहीं कि क्या कह रहे हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं रटने होते, इन चीजों को समझना होता है। आपके देश में सबसे ज्यादा पीएम किस राष्ट्रपति ने देखे हैं? रामास्वामी। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति किस पीएम ने देखे हैं? इंदिरा गांधी। दोनों बातें क्लियर? अब जरा अपनी बुक उठाओ और इसमें पीएम की लिस्ट जो हमने कल आधी कर ली थी उस पे आ जाओ। 115 पेज पर थे हम, 115। कल मोरारजी तक हमने पढ़ लिया था। निशाने पाक कहाँ का सबसे बड़ा प्राइज है? ये आपका सबसे बड़ा अवार्ड, अब सबसे बड़ा प्राइज भारत रत्न। तो इनको दोनों मिले हैं, निशाने पाक भी और भारत रत्न भी। किसको मिले हैं ये? मोरारजी देसाई को। एक बार बोर्ड पे देखो, मोरारजी कब से कब तक थे तुम्हारे? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, कौन सा सन था ये? 1977 से 79।
क्यों इनको मिला निशाने पाक जानते हो? एक बार समझ लो। 1974 में इंदिरा गांधी ने पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट कराया था। यानी आप परमाणु बम बनाने की शुरुआत कर रहे थे 1974 में। आपके परमाणु बम बनाने से सबसे ज्यादा खतरा किसको फील होगा? ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान को लगा मेरे ऊपर गिराएगा, चाहे आपने कुछ करना नहीं है। पाकिस्तान को लगा ये सब मेरे खिलाफ कर रहा है इंडिया। यानी इंदिरा के टाइम में कौन एंटी हुआ? पाकिस्तान। तो जब इंदिरा हटी तो मोरारजी को लगा कि पाकिस्तान को अच्छा फील कराना चाहिए और उसके मन में डर ना हो कि इंदिरा ने जानबूझ के इंडिया ने मेरे खिलाफ ये कार्यवाही की। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति का समझौता करने की ठानी और वहां पे मैसेज भेजा कि भाई देखो हम और तुम दोस्त बराबर है, हमारी कोई ऐसी लड़ाई तो है नहीं, ये लड़ाई हम कितनी बढ़ा लें और कितनी ही खत्म कर लें। पाकिस्तान ने भी इनकी इज्जत रखी, इनकी बात की और कहा कि हम आपको सबसे बड़ा अवार्ड देंगे। तो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? निशान ए पाक। ये इन्हीं को क्यों मिला समझ रहे हो? क्योंकि इनसे पहली पीएम ने न्यूक्लियर टेस्ट करके कहीं ना कहीं किसके मन में डर पैदा किया था? पाकिस्तान। इन्होंने वो डर निकालने के लिए कोशिश की। ये सेम ऐसी कोशिश है जैसी वाजपेयी जी ने की थी। 1998 में वाजपेयी जी ने टेस्ट कराया न्यूक्लियर टेस्ट, तो पाकिस्तान फिर डरा। तो वाजपेयी जी 99 के फरवरी में बस यात्रा करते हैं कि देखो हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई वैर द्वेष नहीं है और हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। ये दो लोगों ने किया है, या तो वाजपेयी ने किया था या फिर इनसे पहले किसने किया था? मोरारजी ने। उन्होंने बस यात्रा नहीं की लेकिन शांति संदेश भेजा था पाकिस्तान के पास। वाजपेयी को पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया लेकिन आपके मोरारजी को उन्होंने क्या दिया था? निशान ए पाक। तो इकलौता पीएम है जिसको इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। ये टिक कर लो, कल हमने लिख लिया था। ये किस एज में ये पीएम बने थे? 81, आज तक का सबसे बड़ी उम्र के। नेक्स्ट देखो, चौधरी चरण सिंह जी हैं। कल ये कंप्लीट हुआ था ना पद से त्यागपत्र वाली लाइन? ठीक है, त्यागपत्र क्यों दिया था सुन लो इसको भी, अब तुमने पूछा है तो। ये जो सरकार बनी थी कांग्रेस के विरोध में, क्या नाम था इस पार्टी का? इसको वोट तो मिले, ये पार्टी जीत भी गई। एक बार जरा इनमें से जिस गधे के पास किताब नहीं है उसको उठा दो, क्योंकि इनका बातों में ध्यान है, पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। एक दो को देखो जरा, इसमें चौथी लाइन में, यहाँ से मेरी तरफ से 5वीं लाइन, और इनको उठाओ। एक तो ये चश्मे वाला लड़का है, किसका पड़ोसी, बातों में व्यस्त हैं दोनों। चलो बाकी सब लोग देखो, किताब कल से सबके पास होनी चाहिए, बिना किताब के कोई नहीं पढ़ेगा। वो नहीं बात कर रहे, उनसे आगे ये ब्लैक टी शर्ट वाला देखो, शक्ल से बेचारा सिंपल सा और सीधा सा लड़का लग रहा है। हाँ भाई, ये चश्मे वाला लड़का, इसके साइड वाला तो पूरा इससे बातें कर रहा है। अरे किताब है इसके पास? हाँ, इसको खड़े करो, जाओ। जिसको कहा जाए ना उसको तुरंत निकलना है यहाँ से। ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम मर्जी से बैठोगे यहाँ। यहाँ फीस दे रखी है, इससे अगले को भी उठाओ। ये बतिया तो यही रहा था बेचारा, इसको भी उठा दो। तुम भी जाओ भाई, आज आराम से तफरी मारो, घूमो फिरो। चलो हम लोग पढ़ते हैं। ये कौन सी पार्टी थी? ये जनता पार्टी। जनता पार्टी की कमी जानते हो क्या थी? जनता पार्टी की कमी थी कि इसमें लीडर बहुत थे। अगर कहीं पे लीडर बहुत होंगे ना तो कभी वहां पे यूनिटी नहीं बन सकती। किसी भी देश में यूनिटी तब होती है, किसी भी पार्टी में, किसी भी संस्था में, जब वो लीडर एक को मान ले। इस पार्टी को जीतने में बहुत लोगों ने मशक्कत की और उन सबको लगा कि मैं भी लीडर, मैं भी लीडर, मैं भी। सबके मन में आया मैं पीएम, मैं पीएम, मैं पीएम। तो पहला पीएम किसको बना दिया? मोरारजी को। भाई एज्ड भी थे, एक्सपीरियंस भी थे, बना दिया। लेकिन मोरारजी को इन सबका साथ मिला था, तभी तो पार्टी खड़ी हुई थी। अब ये पार्टी में से अपना हाथ खींचेंगे कि हम क्यों रखें तुझे, हम बनेंगे लीडर। भाई कल को पार्टी आए ना आए। तो इनके ऊपर दबाव बना और इनको कहा कि सर पार्टी में ना उतनी यूनिटी नहीं है और आप जो है त्यागपत्र दे दीजिए, दूसरे को मौका मिल जाएगा तो पार्टी रह जाएगी, वरना अल्पमत में आएगी। इन्होंने 79 में रिजाइन कर दिया। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अल्पमत में आ जाते, अगर सबके सहयोग से जीते हैं और उन्होंने सहयोग खींच लिया तो फिर जीत गायब हो जाएगी ना। इसीलिए फिर किसको बना दिया गया? चौधरी चरण सिंह। वो भी एक बड़े लीडर थे। चरण सिंह जी को देखो, चरण सिंह जी बनते हैं, ये बने हैं 28 जुलाई 1979 में। एक महीना हुआ था, अगस्त था 1979, और धीरे धीरे इनसे बाकी लोग कटने लग गए। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इंडिया में राजनीति में सब चाहते हैं कि मेरा नंबर ऊपर रहे, मैं चेहरा सबसे बड़ा बनूं। एक महीने बाद स्थिति बिगड़ने लगी और चौधरी चरण सिंह जी के भी खिलाफ बहुत लोग कि हम इसको साथ नहीं देंगे, भाई हम इसके खिलाफ, इसकी नीतियों से हम जो है मैच नहीं करती हमारी सोच। चरण सिंह जी अकेले पड़ गए। चरण सिंह जी को लगा मुझे पावर में अगर रहना है तो मुझे किसी एक का साथ चाहिए, वरना अल्पमत में आऊंगा। कितनी अजीब बात है, ये सारी पार्टी किसके विरोध में खड़ी हुई थी? कांग्रेस को ही तो हराना टारगेट था इन सबका। अब चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस से मदद मांगी, जिसके विरोध में जीते थे वो, उससे मदद मांगी और उसकी मदद से खड़े रह पाए। और कांग्रेस ने 5 महीने इनका साथ दिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बीता, लेकिन जनवरी आते आते कांग्रेस को लगा हम इसको क्यों बैठाएं, हम खुद ही ना बैठे। भाई इंदिरा इनको साथ दे, उससे बढ़िया इंदिरा खुद ही ना पीएम बने। जब ये देखा कि सब इनके आसपास से हट गए और ये 100% अल्पमत में आएंगे, इनको जितने वोट, जितनी सीटें चाहिए उतनी नहीं मिलेंगी, तो इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि कांग्रेस भी अपना पल्ला झाड़ लेगी। किस बड़े लीडर के साथ से?
अब इनको कहा जाएगा कि सर हमें आपके बहुमत पे जो है थोड़ा गड़बड़ लग रही है, आप जरा बहुमत सिद्ध कीजिए लोकसभा में। उस कंडीशन में जब ये अल्पमत में आएंगे तो सरकार 100% गिरेगी। और इसीलिए चौधरी चरण सिंह जी ने 6 महीने पूरे नहीं पकड़े, पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। कारण कोई रहा ही नहीं साथ, जनता पार्टी को सहेज के रखने वाला कोई एक तगड़ा लीडर नहीं बचा। इसके डिविजन्स हो गए, बहुत सारी इसकी विंग बन गई थी। तो जनता पार्टी ने 2 पीएम देख लिए, कौन कौन से? मोरारजी और चौधरी चरण सिंह। ये सेम ऐसी कहानी है जैसी हरियाणा की कहानी 2019 के इलेक्शन में हुई। 2019 में अगर मैं तगड़ी पार्टी की बात करूं तो एक बीजेपी थी, इनकी टक्कर में शायद कांग्रेस उठ सकती थी। एक नई पार्टी उभरी थी, जेजेपी, लोकल अपने यहीं तो उभरी थी और इनेलो से अलग हुई थी। कांग्रेस का लग रहा था पत्ता साफ, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम में ना बड़ा नेगेटिव दौर से गुजर रही थी 19 में। अब तो ये बीजेपी के बाद थोड़ी थोड़ी उभरने लग गई, वरना जीरो पे थी। बीजेपी का ये दौर ऐसा था हरियाणा में कि शायद ये 75 पार, याद है अब की बार 75 पार, और ऐसा सच में लग रहा था कि शायद ले जाएगी। लेकिन वो 1-2 छोटी मोटी गड़बड़, कुछ बहुत बड़ा कारण रहा। HSSC का जो पेपर हुआ उसमें इतनी दूर दूर लोगों के नंबर आए, कई लड़के जवान मर गए, बड़ी दिक्कतें आई। तो पूरे हरियाणा में 15 लाख लोगों ने वो फॉर्म भरा था। 15 लाख लोगों के मन में आया, उनके परिवार हो गया अजीब सरकार है, कोई सोचती नहीं लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक अगले महीने इलेक्शन, सितंबर में पेपर, अक्टूबर में इलेक्शन, तो वो इम्पैक्ट इलेक्शंस पे आया। और बीजेपी जैसा सोचा था वैसा नहीं कर पाई, बीजेपी सिकुड़ के रह गई। कितनी सीट्स पर? 40 पर। कांग्रेस को इसका कहीं ना कहीं फायदा मिला, और कांग्रेस जिसका हमें लग रहा था कि नहीं आएगी, ये 32 सीट ले गए, जबकि था नहीं कि आ जाएगी। जेजेपी नई उभरती पार्टी, और ये नहीं था कि थोड़ी बहुत सीट इक्के दुक्के मिलेगी, लेकिन 10 सीटों पर काबिज हो गई। 90 में से बंटवारा ऐसे ही तो हुआ था, 40, 32 और 10। फिर इन सबको अगर देखें, बाकी अदर्स इंडिपेंडेंट ऐसे 6 और 1 करके भी थे। लेकिन यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं सरकार बनानी है, ये एग्जाम्पल देश से जोड़ के समझा रही हूँ, तो ज़रूरी है कि जितनी सीटें आपके पास हों उसकी 50% से एक ज़्यादा मिल जाए। हरियाणा की बात एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, किसी भी स्टेट की हो सकती है। 90 सीटें हैं, यानी 45 + 1 मिल जाए, कितनी सीटें मिल जाए? किसी को भी नहीं मिली 46। तो यहाँ फिर किन्हीं 2 को इकट्ठे होना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बीजेपी और कांग्रेस तो नहीं करेंगे, ये तो कर ही नहीं सकते। ये और ये अगर इकट्ठे हो जाएं तो दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। 50 हो गई ना इनकी सीटें, कितने पे सरकार बन सकती है? 46। इसमें फायदा दोनों का है। अगर ये सरकार नहीं बनाता तो 10 का क्या कर लेगा? कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी है, 10 पड़े रहो, 10 MLA कौन पूछता है। ये देखें तो अकेला सरकार, ये भी अल्पमत में है, तो उस कंडीशन में इसकी सरकार नहीं बन सकती, तो किसी की तो बनेगी। ऐसा ना हो ये इसका हाथ पकड़ ले और अदर्स को साथ मिला ले, क्योंकि 32 और 10 42 इंडिपेंडेंट और जो इस तरह के थे उनको मिला ले तो ये सरकार बना ले। लेकिन उससे पहले किस किसने गठबंधन कर लिया? बीजेपी और जेजेपी। अब अजीब ये इसलिए है क्योंकि जेजेपी ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उसने 100% नेगेटिव बातें की थी। किसके बारे में? तभी वो जीत पाए थे। ये यहाँ की नहीं, देश की भी कहानी है। तो जब जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी तो वो किसकी बुराई कर रही थी? जनता पार्टी उस टाइम पर, उस टाइम जनता पार्टी किसकी बुराई कर रही थी? कांग्रेस। कांग्रेस ने ये किया, आपातकाल लगाया, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, ऐसी ऐसी बातें। अब उसी जनता पार्टी के चौधरी चरण सिंह जी, जो कि उस टाइम पे सब लोग एंटी थे, अब किसका हाथ पकड़ रहे हैं? वो कांग्रेस। तो ऐसा कितने दिन चलेगा? ज़्यादा नहीं टिकना। इसलिए 6 महीने पूरे नहीं पकड़े और ये सरकार गिर गई। इस्तीफा दिया, सारी मंत्रिपरिषद भंग, और दोबारा से आपके देश में क्या कंडक्ट कराए गए? इलेक्शन। इसीलिए 1977 के बाद दोबारा इलेक्शन हुए। कौन से सन में? 80 में। और अब कांग्रेस दमदार पार्टी के रूप में इंदिरा को कैंडिडेट उतारेगी और इंदिरा जीत जाएगी। तो इसलिए इलेक्शन दोबारा कराने पड़े। आ गया समझ में? ये नेक्स्ट देखो, इंदिरा गांधी पेज 115 पर है। चौधरी चरण सिंह जी पढ़ रहे हैं हम। कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14/1/1980, यानी 6 महीने पूरे नहीं काटे। क्यों? क्योंकि किसमें आ गई सरकार? अल्पमत में। और किसका हाथ पकड़ लिया था? जिसके खिलाफ प्रचार किया था उसी का हाथ पकड़ लिया था। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक मार्क कर लो। कभी लोकसभा के सेशन में नहीं गए, कभी भी लोकसभा के सेशन में नहीं गया। कौन सा पीएम है तुम्हारा? तुम जानते हो लोकसभा को लोकतंत्र का हृदय स्थल कहते हैं, संसद को। और जब ये पीएम मोदी जी पहली बार बने थे ना पीएम 2014 में, तो मुझे आज भी ध्यान है, लाइव टीवी पे दिखाया गया था। जब ये संसद भवन में एंटर कर रहे थे ना, तो जैसे मंदिर में घुसते हैं बहुत लोग, मंदिर की पहली सीढ़ी पे ऐसे नहीं करते, ऐसे इन्होंने मोदी जी ने संसद भवन की पहली सीढ़ी पे ऐसे किया था कि मतलब मेरे लिए मंदिर है। और वो पूरा टीवी पे लाइव चला था। तो आप ये देखो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इस जगह की। और आपका एक पीएम यहाँ कभी सेशन में गया ही नहीं। कौन पीएम है वो? चरण सिंह जी ने कभी लोकसभा सेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? टाइम पीरियड इतना कम था, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था। ये टिक कर लो, प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, सिर्फ इकलौते हैं चरण सिंह जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, इंदिरा गांधी वापस से पीएम बनी 1980 से 84 में। पहली प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुई हत्या हुई, जो पीएम है और हत्या हो गई। एक हत्या का शक हमें और भी है, किसकी का? शास्त्री जी का। लेकिन आप कंफर्म नहीं कर, इनकी तो हत्या सबने देखी, भाई शूट किया इनके घर के अंदर, वो हमें कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट टिक करना, राजीव गांधी का कार्यकाल 31/10/1984। इसी दिन किसका मर्डर हुआ है? इंदिरा का। और ये 2/12/1989 तक रहे। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले किस उम्र में बने थे? और 81 में कौन बना था? तो सबसे बड़ी उम्र के मोरारजी और सबसे छोटी उम्र के राजीव।
नेक्स्ट देखो, वीपी सिंह है, कार्यकाल 89 से 90, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री। इनके खिलाफ हर जगह नारे थे, वीपी सिंह हाय हाय, वीपी सिंह हाय हाय। कारण क्या था, क्यों लोग इनके अगेंस्ट गए थे, खासकर जवान लोग? कारण इन्होंने क्या करवाया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवा दिया। लिख लो यहाँ ये बात, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू। कितना प्रतिशत आरक्षण किसको दे दिया, ओबीसी को 27% बढ़ा के दे दिया। लिख लो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू, ओबीसी का आरक्षण 27% बढ़ाया, 27% ओबीसी का। मंडल आयोग किससे संबंधित है, आरक्षण से। किसके आरक्षण से, बैकवर्ड क्लास के। अगले पेज पर आ जाओ, चंद्रशेखर, कार्यकाल बहुत छोटा है, आप देख रहे हैं 1990 से 1991, एक साल भी नहीं पकड़ा क्योंकि वो छठा महीना, वो 11वां। बेबाकी और निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तुर्क भी कहते हैं, डबल टिक कर लो, युवा तुर्क। कौन सा पीएम तुम्हारा युवा तुर्क कहलाता है, चंद्रशेखर। पुस्तक जिंदगी का कारवां, स्टूडेंट्स जो है ना उस टाइम से पॉलिटिक्स में थे ये, और अच्छा इनकी पकड़ थी, लेकिन ये टिके नहीं। कारण जानते हो, इस टाइम आपके देश में एक उप प्रधानमंत्री था जो सारा जितना सब कुछ चल रहा है ना देश में, उन सबके पीछे एक आदमी रोल प्ले कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ये किंग मेकर के रोल में है। और ये हरियाणा के हैं, जो सिर्फ एक बार भारत के, मतलब एक बार हरियाणा से एक आदमी उप प्रधानमंत्री बना था, उप प्रधानमंत्री। आज कौन है तुम्हारा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? कोई भी नहीं है, ये पोस्ट है ही नहीं, ये पोस्ट क्रिएट की जाती है। सबसे पहले इस पोस्ट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बैठाया गया। कभी अगर ऐसा होता है ना कि दो टक्कर के लीडर हैं, भाई इनमें से परफेक्ट कौन, तो दोनों बराबरी के हैं, तो उस टाइम पर जरूरत के अनुसार ये पोस्ट बना दी जाती है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये शब्द नहीं आया कि उप प्रधानमंत्री नाम की पद भी होता है, ना इसकी कोई एज, ना इसकी योग्यता, कुछ नहीं। सरकार अपनी जरूरत के अनुसार ये पोस्ट बनाती है, और आपकी पहली सरकार ने पटेल को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि आप सब जानते होंगे नेहरू और पटेल दोनों तगड़े लीडर थे, और बहुत सारे लोग चाहते थे कि पटेल पीएम बन जाएं, लेकिन पीएम की कुर्सी पर कौन बैठे, नेहरू। तो उनकी बराबरी के क्योंकि ये थे, इनको एक तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया, गृह मंत्री बनाया गया, यानी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। आप सब जानते हैं कैबिनेट होते हैं इंपॉर्टेंट जितने लोग होते हैं, और कैबिनेट में भी सबसे नंबर 1 किसको माना जाता है, गृह मंत्री को। आज अमित शाह क्या है आपके, सारी पॉलिसी और सब चीज़ों में उन्हीं का नाम है ना, ये आपके गृह मंत्री थे। फिर इनकी इंपॉर्टेंस इतनी थी कि पीएम बनने के लायक थे, तो एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, कौन से वाली, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो बैठेगा वो 100% कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो ये एग्जाम्पल है उप प्रधानमंत्री का पहले का। फिर जरूरत के अनुसार उप प्रधानमंत्री बनते गए। जब इंदिरा गांधी पहली बार बनी, इंदिरा गांधी कब बनी थी पहली बार, किसकी डेथ हुई थी, शास्त्री जी की। फिर कौन बना था वो 13 दिन के लिए, गुलजारी लाल नंदा। फिर एक बहस छिड़ी थी कांग्रेस में कि अगला पीएम कौन, तो बड़े बड़े लीडर्स थे, इनके नाम सुन लो, मोरारजी देसाई, भाई ये बनने चाहिए, एज्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, समझदार है। दूसरे चौधरी चरण सिंह जी, ये बनने चाहिए। इन दोनों को पीछे रख के इनके मुकाबले बच्ची, बिल्कुल इनके सामने तो बच्ची ही थी, वो देश की पीएम बन गई, कौन, इंदिरा गांधी। ये बात सबसे ज्यादा दुख किसको देगी, मोरारजी को। ये कल पैदा हुई लड़की जिसको हमने हाथों में गोद में खिलाया, आज ये पीएम बनेगी, हमें ऑर्डर देगी, क्योंकि भाई हम भी तो बड़े लीडर हैं। ये बात इन्हें रास नहीं आ रहा, इसीलिए आप देखेंगे इंदिरा गांधी ने अपने पहले टेन्योर में इनको डिप्टी पीएम बनाया था। किसको, मोरारजी को वो भी अच्छा नहीं लगा, मोरारजी ने इस्तीफा दिया, मैं नहीं रहता डिप्टी पीएम, भाई इसके अंडर हम थोड़ी काम करेंगे। कहीं ना कहीं एक मन में ये था कि इसकी उम्र कम है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, ये राजनीति क्या जाने, लेकिन ये लड़की बैठ के हटी नहीं 11 साल तक। तो मोरारजी देसाई भी डिप्टी पीएम रहे हैं, किसके कार्यकाल में, ये उप प्रधानमंत्री हरियाणा से, मैंने भी क्या बताया, चौधरी देवीलाल जी किंग मेकर थे, और देवीलाल जी की ही कहीं ना कहीं एक हाथ की बात थी। 1991 में वीपी सिंह वाला भी किस्सा और चंद्रशेखर वाला भी, इन दोनों को बनाने में किसने रोल प्ले किया था, चौधरी देवीलाल जी ने। लंबे ये भी नहीं टिके, 89, 90, 90, 91 हट गए थे, लेकिन वो 2 पीएम इन्हीं के कहीं ना कहीं ये मान लो कृपा से बने थे। आपने नाम सुना हुआ है, वाजपेयी जी की सरकार में लास्ट उप प्रधानमंत्री थे, कौन थे बताना, लाल कृष्ण आडवाणी। आप सब जानते हो लाल कृष्ण आडवाणी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, आडवाणी जी। इनकी चलती थी जब आपके देश में बीजेपी की सरकार थी ना, गठबंधन था वैसे तो एनडीए के नाम से, लेकिन जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998, 99 और 1999 से कब तक रहे थे, फिर 2004 तक, इस दौर में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए थे, और इन्हीं की चलती थी। ये एक फैक्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस करते थे। तो ये समझ जाओ कि जब जब उप प्रधानमंत्री बना होगा तो वो आदमी इतना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि पीएम के साथ उसकी खासी निभती होगी, और शायद वो टक्कर का रहा होगा। ये भी अगर कभी फिर दोबारा जल्दी आती सरकार और मोदी जी ना उभरते तो ये बनते पीएम, पर अब ये पिछड़े मतलब पुराने टाइम के लोगों में आ गए, तो मोदी जी का नंबर आ गया। चलिए पढ़ें इसको। चंद्रशेखर युवा तुर्क। इसके बाद है पीवी नरसिम्हा राव, 21/6/1991, 21 तारीख को, 21 मई को किसका मर्डर हुआ था, राजीव गांधी का। जिस दिन इनका मर्डर हुआ ना, उस दिन को आप हर साल आतंकवादी निरोधी दिवस मनाते हो। यहाँ लिख लो ऊपर ये बात, 21 मई आतंकवादी निरोधी दिवस, या आतंकवाद भी लिख देते हैं,
निरोधी दिवस। इनको आतंकवादियों के ग्रुप ने टारगेट करके मारा था और उस ग्रुप का नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन जिसने किसका मर्डर प्लान किया था? राजीव गांधी का। तब ये प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में शामिल थे और 100% लोगों को था कि यही बनेंगे, पर चुनाव की रैली के दौरान ही इनका मर्डर हो गया। फिर जब ये मर गए तो PV नरसिम्हा राव जी को लाया गया ठीक 1 महीने बाद। तो कार्यकाल PV नरसिम्हा राव जी का 91 से 96, पहले प्रधानमंत्री जिन्हें पदमुक्त होने के बाद न्यायालय द्वारा फौजदारी मामलों में घसीटा गया। आपके राष्ट्रपति की, PM की बहुत रिस्पेक्ट मानी जाती है और इनके ऊपर केसेस चलाना कोई मजाक नहीं होता, लेकिन इनको हटने के बाद किस मामले में घसीटा गया? फौजदारी। फौजदारी समझते हो? 2 तरह के मामले होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी मामले होते हैं भाई कोई टैक्स चोरी कर ली, किसी ज़मीन पर गलत हड़प लिया। जो क्राइम के मामले होते हैं ना, जिसमें बड़े क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं ये फौजदारी मामले हैं। फौजदारी में नाम आना, कहीं ना कहीं क्राइम में आपका नाम आना है, जो कि गलत माना जाता है। तो आपके किस PM को फौजदारी मामले में घसीटा गया? PV नरसिम्हा राव, जो किसके मरने के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बने थे? राजीव गांधी। कब उनका मर्डर हुआ था? 21 मई, आतंकवादी निरोधी दिवस। चलो अगला देखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1995 की, इसकी डेट भी देखो, 16/5 से 1/6, 16 के बाद 18 में इनकी शपथ हुई थी। 13 दिन के प्रधानमंत्री माने जाते हैं ये। एक कार्यकाल में सबसे कम मात्र 13 दिन तक PM रहे। तो सबसे छोटा कार्यकाल किस PM का? अटल बिहारी जी का। सबसे लंबा कार्यकाल नेहरू का, कितने साल का? 17। इंदिरा का 16 साल। किसने सबसे ज्यादा राष्ट्रपतियों को देखा? किस एक राष्ट्रपति ने 4 PM देखे? रामास्वामी वेंकट रमन। वो 4 PM में राजीव भी है, VP सिंह भी है, चंद्रशेखर भी है और PV भी है। इंदिरा ने कितने राष्ट्रपति देखे हैं? 8, जिनमें से कार्यवाहक कितने थे? 2। वैसे तो 3 थे, लेकिन उन 3 में से एक फिर 5 वाली लिस्ट में आ गया था। नेक्स्ट टिक करना, HD देवेगौड़ा 96 से 97 रहे, IK गुजराल 97 से 98 रहे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, ये 98 से 99। यहाँ लिख लो जल्दी से, इसी लाइन में लिखो। क्या किया था इन्होंने? 2 काम। परमाणु परीक्षण। कब किया था परमाणु परीक्षण? आपके देश में परमाणु परीक्षण कितनी बार हुआ है आज तक? 2 बार। पहली बार कब हुआ? 74 में। कौन थी आपकी PM? और याद करो, इससे कुछ साल पहले आपकी और पाकिस्तान की लड़ाई भी हो रही थी। कौन से सन में? 1971। इसको जल्दी से समझना फिर लिखेंगे। 1965 में आपकी लड़ाई हुई, 1971 में, यानी आपकी और पड़ोसी पाकिस्तान की लगातार में युद्ध छिड़े हुए थे। जब ऐसा माहौल होता है ना, तो देश में एक नेगेटिव माहौल पैदा होता है, हमारे में भी और उनके में भी। और ये वो दौर था जब आपने अपने देश में क्या देखा है? आपातकाल। ऐसा नहीं कि 65 से पहले नहीं था, पहले भी था। 1962 में आपके ऊपर किसने अटैक कर दिया था? चीन। चीन ने हमारे ऊपर हमला किया। चीन इतने ताकतवर देश है कि अगर वो हमला करेगा तो आपका बहुत तगड़े वाला नुकसान करके जाएगा, क्योंकि उसके पास सेना की बात करें, हथियारों की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैं। और ये कड़वी सच्चाई है, इसमें ऐसा नहीं कि हम डरपोक नहीं है, हम ये नहीं है, ये एक फैक्ट है कि हमारी सेना, हमारे हथियार, हमारी टेक्नोलॉजी उसके सामने आधी भी नहीं है। जब इसने 62 में हमारे ऊपर अटैक किया तो सिर्फ 1 महीने 1 दिन का युद्ध था। पूरे वर्ल्ड में इसकी बेइज्जती हुई, क्योंकि सबने ये कहा कि अपने से छोटे को पीटने वाला ताकतवर थोड़ी होता है, भाई बराबरी की टक्कर करे बिना बात। कोई ऐसा बड़ा लॉजिक भी नहीं था। बस क्या हुआ था, इससे ठीक 2 साल पहले 1959 में इस चीन ने अपना अधिकार जमा रखा है एक देश पर जिसका नाम है तिब्बत, और ये कहता है मेरा ही है। जबकि तिब्बत शांतिपूर्वक रहने वाले लोगों का देश था। वहाँ बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और बुद्धिस्ट आप जानते हैं शांति का पाठ पढ़ते थे। तो बौद्ध जो कि शांति का पाठ पढ़ते हैं, चाइना में भी बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ये मारकाट में विश्वास करने वाले लोग थे। तो उन लोगों ने इस छोटे से देश पर, जिसको हम तिब्बत कहते हैं, इस पे अपना कब्जा कर लिया। तो इनके लोगों को समझाया बुझाया इनके एक धर्म गुरु ने। उस धर्म गुरु में लोग बदलते रहे, उस पोस्ट का नाम रख दिया दलाई लामा। जो बैठेगा उसको दलाई लामा कहा जाएगा। तो इनके दलाई लामा ने लोगों को मैसेज दिया कि भी गलत कर रहा है चाइना, ऐसा नहीं होना चाहिए वो। तो चाइना ने कहा कि ये आदमी हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है और इसको हम मारेंगे। तो दलाई लामा को जैसी खबर हुई कि भाई चाइना मुझे किसी न किसी तरह या तो मर्डर करवा देगा या मुझे जेल पहुंचा देगा, ये वहां से भाग गए और भाग के ये इंडिया आ गए। और इंडिया में इन्होंने शरण ले ली। आपके उस टाइम के PM और राष्ट्रपति ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा देश है, शांति का पाठ पढ़ाता है, इनको हम शरण दे देंगे। यानी आपने तिब्बत के धर्म गुरु को शरण दे दी। अब इसको कौन अपना दुश्मन मान रहा था? तो जो दुश्मन के, मान लीजिए कोई आपका देश है पड़ोसी, आप उसके दुश्मन को घुसा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं ना। तो इसने कहीं ना कहीं मन में सोच लिया कि इंडिया को सीधा करना पड़ेगा। और ठीक 2-3 साल बाद, कोई बड़ी कहानी नहीं है, इसने कोई बड़ा लॉजिक भी नहीं मिला, लेकिन इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और ये अटैक 2 फ्रंट पे एक साथ किया, एक कश्मीर पर और एक अरुणाचल प्रदेश पर। तो हम उसके लिए तैयार नहीं थे, हम आज भी तैयार नहीं है। आज आ जाए ना ये, तो हम उतने तैयार आज भी नहीं है। अब दोनों फ्रंट पे हमारी थोड़ी थोड़ी फौज लड़ी। इसके 80,000 आदमी आए और हमारे 10,000। हमें पहले ही पता था कि हमारे एरिया में अगर ये घुस गया ना तो हम इसको निकाल नहीं पाएंगे। ये कश्मीर की तरफ इसने अटैक किया, इस तरफ,
और उस तरफ अगर जाएं तो इस तरफ आपका अरुणाचल है, यहाँ अटैक किया। 1 महीने तक उस अटैक से हम किसी तरह जूझते रहे। बस ये मान लो कि वो हमें मार मार के पीछे करता, हमारे पास साधन नहीं थे ना, इतने साधन थे ही नहीं हमारे पास, हम पीछे हो गए। पर जब वर्ल्ड का दबाव पड़ा तो उस दबाव में इसको थोड़ी शायद शर्म आई, इसने पता नहीं क्या सोचा, यहाँ से इसने अपनी फौज बिना कुछ कहे वापस बुला ली, यानी ये वाला इलाका खाली कर दिया, तो आपका डर खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद इसने यहाँ से फौज नहीं बुलाई और इस एरिया पे इसने कब्जा जमा लिया और आज तक ये एरिया आपके पास नहीं आया। आपने यहाँ एक ऐसी लाइन, अब फेंसिंग टाइप मान लो कि ठीक है यार जो गया गया, अब इसके आगे मत आना। इसको आपने नाम क्या दे दिया? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये हिस्सा आज भी किसके कब्जे में है? चीन। चीन अपने मैप में आपके अरुणाचल को अपना हिस्सा दिखाता है, वो कहता है अरुणाचल मेरा हिस्सा है, लेकिन अरुणाचल फिलहाल में आपके पास है। अगर कभी ऐसी कंडीशन हुई कि चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि इस एरिया में आपकी फौज उतनी बड़ी संख्या में तैनात नहीं है जितनी चाइना ने कर रखी है। और कहीं ना कहीं मन में वो डर हमारे था कि चाइना बेशक रोक गया युद्ध को, पर इसका भरोसा नहीं कल फिर आ जाए। इसीलिए आपने 62 के आपातकाल को चलाते 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 68 तक ले आए। उसी बीच में आपके ऊपर किसने अटैक कर दिया? पाकिस्तान ने। यानी आप चाइना के अटैक से उभरे थे और पाकिस्तान आके आपके सिर पे खड़ा हो गया। इसके फिर 5-6 साल बाद फिर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो ये जो दौर था ना, ये नेगेटिव था, हम लगातार लड़ाइयों में से निकल रहे थे। तो इंदिरा को इसका सबसे अच्छा समाधान दिखा कि हम भी क्या डेवलप कर ले? न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे तो डर के मारे ही ना पीछे रहेंगे, क्योंकि चाइना, ये अपना अमेरिका, रशियन, सबके पास न्यूक्लियर पावर पहले से थी। तो इंदिरा गांधी को लगा कि अब जवाब देने का टाइम है, नहीं तो ये हर 5 साल बाद कोई इस तरफ से अटैक करेगा, कोई इस तरफ से। इसीलिए इन्होंने टाइम देखते हुए 1974 में हमारा परमाणु परीक्षण किया पहली बार। इससे पहले हमने कभी परमाणु का परीक्षण सोचा भी नहीं था, 1974 में। और ये आपने कहाँ किया? पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान। ये भूमिगत परीक्षण था, अंडरग्राउंड। लेकिन इससे कहीं ना कहीं कान खड़े हो गए पाकिस्तान के। अगर हम राजस्थान में भूमिगत कर सकते हैं तो पाकिस्तान पे फेंक भी तो सकते हैं ना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब लड़ने की बात आई तो फिर कंडीशन गड़बड़ में आ जाएगी। इंदिरा गांधी के स्टेप से किसको थोड़ा सा एक डर लगने लग गया? पाकिस्तान। देखो पड़ोसी के पास ज्यादा, अपने आप से देखो, तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारी ना निभती हो और पता चले ये AK-47 रखता है, तो तुम क्या करोगे? तुम सोचो यार यहाँ से या तो शिफ्ट कर जाएं या हम देखें ही ना इसकी तरफ, फिर आदमी अपने आप सीधा रहेगा ना। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ। उसको क्या पता चला इन्होंने क्या कर लिया है? परमाणु। वो शांत हो गया, लेकिन उसके मन में एक कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग थी कि इसने मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा किया। अब ये नेगेटिव फीलिंग, उसके साथ हमारे रिश्ते खट्टे होने थे, खटास आनी थी। इसको सुधारने के लिए 1977 में जब कौन PM बना? तो मोरारजी देसाई ने शांति का पाठ पढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान को कहा कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं, हम कभी एक ही तो थे। और इसीलिए फिर पाकिस्तान को लगा कि अब थोड़ा सा इज्जत बनाने का टाइम आया, तो इनको सबसे बड़ा प्राइज दे दिया। कौन सा प्राइज? निशान-ए-पाक। ये लॉजिक था ना, तो कहीं ना पाकिस्तान आपको निशान-ए-पाक देता। वो तो ये था कि ठीक है भैया, इस नेगेटिव दौर में इस आदमी ने थोड़ा सा हमें ये एक एहसास दिलाया कि आप फ्री हैं। ये लॉजिक था। ये मोरारजी देसाई वही हैं जो इंदिरा गांधी के पहले टेन्योर में उप प्रधानमंत्री की सीट पर भी बैठे थे। समझ में आ गया सबको ये? चलो आगे पढ़ते हैं। तो हम कहाँ पहुँचे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, देवेगौड़ा और गुजराल। हाँ ये अच्छा, इससे फिर वापस अटल पे तो आ जाएं। हम वापस गए थे एक बार। देखो ये आपका पहला परीक्षण था, किस सन में किया था ये? क्योंकि अब अटल पढ़ रहे हैं इसलिए इसको दोबारा देख लेते हैं। इसके 28 साल बाद 1998 में कौन आपका PM है? अटल बिहारी वाजपेयी। दोबारा 24 साल बाद आप एक बार फिर से क्या परीक्षण करने जा रहे हैं? परमाणु परीक्षण। अब फिर से कौन भयभीत होगा? पाकिस्तान को लगेगा ये भी भैया गड़बड़ करेंगे दोबारा से। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जनवरी-फरवरी 1999 में कहाँ की यात्रा करेंगे? पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। उनको ये एश्योरेंस दिलाने के लिए कि ये तुम्हारे लिए नहीं किया, ये तो कभी अगर वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो भाई फिर हमें भी तो हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, इसीलिए किया। ये कारण होते हैं, लॉजिक होता है हर चीज़ के पीछे। ऐसे कोई नहीं होता कि मुंह उठा के चलो पाकिस्तान चला जाऊँ। कंडीशन जब नॉर्मल करनी हो ना, या आपको लगे कि वो आपसे डर ना गया हो, तो आपको लगता है कि उसके यहाँ जाके उसको ये फील हो कि ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्मी दिखाई और इसी सन के फरवरी में उसके यहाँ से घुसपैठिए आपके देश की LOC क्रॉस करके नीचे आने लग गए। और इसलिए फिर आपको 99 में एक युद्ध भी लड़ना पड़ा। कौन सी वॉर थी ये? कारगिल। कारगिल युद्ध हुआ 1999 में इन कारणों के बाद। जबकि 98 में आप क्या कर रहे थे? परीक्षण। और 99 में आपको क्या करना पड़ा? कारगिल वॉर। चलो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखो टाइम पीरियड, 98 लिखा है, 1998 से 99। यहाँ लिख लो, 2 पॉइंट लिखो। परमाणु परीक्षण इसी में जहाँ लिखा ना 98, 99, 16वें पॉइंट में यहाँ लिख लो परमाणु परीक्षण 1998। परमाणु परीक्षण 1998 कहाँ हुआ था ये? पोखरण राजस्थान। लिख लेना ये, पोखरण राजस्थान। और यहीं लिख लो 99 के पास ही कौन सा युद्ध हुआ? कारगिल युद्ध। वो भी लिख लो, 2 पॉइंट हैं ये एक टेन्योर के। कारगिल वॉर ये 16वें के सामने लिखना क्योंकि 17वें से पहले हुए थे ये। अब इसके बाद 17वें नंबर पर फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम लिखा है, अक्टूबर 99 से 2004 के बीच में, लगातार 5 साल। फिर इस टाइम पर लास्ट डिप्टी PM था आपका, कौन था वो? इस टाइम का डिप्टी PM कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी।
2002 के बाद आपके देश में 19 साल बीत गए, कोई भी डिप्टी पीएम नहीं है। पिछले 19 सालों से डिप्टी पीएम होने का मतलब होता है उस आदमी की या तो लायकियत किसके बराबर की है, पीएम के, या वो बराबर का दावेदार है, या वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। जैसे आज अगर आप देखें तो आपके देश में अमित शाह एक बहुत बड़ा चेहरा है और बीजेपी की सारी स्ट्रेटजी, सारी पॉलिसी यही डिजाइन करते हैं। हमें पता है ना, ये पीछे इनको नाम दिया था, ये बीजेपी के चाणक्य हैं। चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाला कौन था? चाणक्य। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ जो सबसे बड़ा साथ खड़ा है वो किसका है? अमित शाह का। अमित शाह को पीछे ये अटकलें थी कि शायद गृह मंत्री के तो हैं ही ये, इसके साथ साथ इनको उप प्रधानमंत्री भी बना देंगे, लेकिन ये पोस्ट अब दोबारा क्रिएट नहीं की गई। इस पे बैठे हुए वो इतने पावरफुल हैं कि सारे बड़े डिसीजन हम सब जानते हैं आज भी कौन ले रहा है? अमित शाह। चाहे वो आर्टिकल 370 से जुड़ा जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का मुद्दा हो या कोई भी बड़े डिसीजन, सारे अमित शाह की मर्जी से लिए जा रहे हैं। तो बेशक उप प्रधानमंत्री की पोस्ट क्रिएट नहीं की गई, लेकिन ये मान के चलो कि उसी रूप में ये भी काम कर रहे हैं। गृह मंत्री और डिप्टी पीएम है नहीं ये। ऐसा एक आदमी पहला कौन था जो दोनों पोस्ट पर बैठा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री। अमित शाह उप प्रधानमंत्री नहीं है। चलो पढ़ेंगे आगे। वाजपेयी जी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 से 14 के बीच में रहे और 2 कार्यकाल वाले थे। ये टिक मार्क कर लो। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक हैं। क्या सच में आर्थिक सुधार हुए थे? इसको देखो, अपने घर से देखो, छोड़ो इसको कि कौन था ये कौन नहीं था। 1900, तुम लोग तो सब 2000 के आसपास तुम्हारा बर्थ है, अपने पेरेंट्स से पूछना 1996 से पहले जो सैलरी थी और 1996 के बाद हमारे देश में ना हर 10 साल में एक पे कमीशन आता था। अब नहीं आएगा, 2016 के बाद बंद कर दिया। हर 10 साल में एक पे कमीशन आता था, चाहे कांग्रेस थी, बीजेपी थी, जनता पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पे कमीशन हर 10 साल में जितनी पे सरकारी नौकरी की तनख्वाह थी ना, उन सब में इजाफा करता था, बड़ा इजाफा। 1986 तक सैलरी बहुत कम थी, तब महंगाई भी कम थी। 96 में सैलरी बढ़ी और 2006 में सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ी। और आप देखो, आपके दादा के टाइम में गाँव में गाड़ी नहीं होती थी किसी के भी घर में, हमारे पिताजी के टाइम में भी गाड़ी ना के बराबर थी। क्या हुआ, गलती में 2-3 गाँव में एक गाड़ी हो गई। लेकिन आज आपके दौर में, आप तीसरी पीढ़ी हैं, हर गाँव में, हर गली में, लगभग घरों में, अगर उनके घर में वर्किंग लड़के हैं तो हर घर में गाड़ी है। जिसमें कोई अगर 50,000 रुपए तक की नौकरी करता है ना, कोई एक लड़का, तो घर में गाड़ी जरूर मिलेगी। ये गाड़ी इतनी आसान कैसे बन गई? क्योंकि अब पे कमीशन बढ़ते 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 सबकी सैलरी बहुत बढ़ी और 2006 ने तो सैलरीज में इतना इजाफा किया कि घर घर तक गाड़ी को पहुंचा दिया। आप ये देखो, पहले सड़कें खाली रहा करती थी, आज सड़कों पे कितनी लगातार गाड़ियां गुजरती हैं। ये पिछले 10 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन आया। इसका कारण कोई सरकार नहीं है अकेली, इसका कारण है आपके इंडिया में एक पॉलिसी हम लोगों ने फॉलो की जिसको कहते हैं LPG की पॉलिसी। L का मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ये आर्थिक सुधार थे। इस कारण आपके देश में ढेरों विदेशी कंपनियां आई और अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगा दी, जिनमें आप सबको, हम सबको, हम आम लोगों को काम मिला, रोजगार मिलेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको सैलरी मिलेगी, जिसको सैलरी मिलेगी वो पैसा खर्च करेगा और जिस अर्थव्यवस्था में पैसा लगातार रोटेट करेगा वो अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी। जानते हो अर्थव्यवस्था नीचे कब आती है? जब लोग पैसे को रोक लेते हैं। हमारे दादा दादी के टाइम में ना पैसा कोई खर्च नहीं करता था। घर में अगर 100 रुपए तो बचा के रखो, कल को लड़कियां बड़ी होंगी, इनकी शादी ब्याह है, आगे लड़कों की शादियां करनी है, तो लोग पैसे को रोकते थे। हमारे पेरेंट्स के टाइम तक भी पैसा रोकने की प्रवृत्ति थी। आज क्या प्रवृत्ति है? अगर मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है तो मैं इस 50,000 में एक बढ़िया गाड़ी ले लूं, लोन भर दूंगा। मैं एक बढ़िया प्लॉट लेके घर बनाऊं, मैं लोन भर दूंगा। हर आदमी आज लोन पे लेके चीजों को और लाइफ को जी रहा है। वो अपने पैसे को इकट्ठा नहीं कर रहा, वो अर्थव्यवस्था में रोटेशन में लाता है। जिस अर्थव्यवस्था में पैसा रोटेशन में रहेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगी। ये जो पेंडेमिक आया ना, जिसको आप कह रहे हैं कोविड, आपका देश एकदम से गरीब कैसे हो गया? आप 2019 में कह रहे थे हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। 5वीं बड़ी का मतलब समझते हो? दुनिया के टॉप 5वें देशों में आप आते थे। तो इतना पैसा एकदम से खत्म हो गया। कहाँ गया पैसा? पैसा खत्म नहीं हुआ, पैसा रोटेशन से लोगों ने अपने घर में रख लिया। अब इस पेंडेमिक में लोगों ने देखा, जो बीमार हुए 15 लाख लग गए, 12 लाख लग गए। देखे ना ऐसे कैसे सुने हैं? तो जो लोग पहले बिल्कुल खुल के खर्च करते थे ना, उन लोगों के मन में आया कि ऐसा पेंडेमिक तो बार बार आ सकता है, क्योंकि WHO ने कहा कि 2025 तक इसकी वेव्स आती और जाती रहेंगी। तो अब जितना खुल के पहले आप खर्च कर रहे थे ना, आपके मन में आया नहीं, पैसा बचाना चाहिए। जहां पहले लोग फालतू में जाके शॉपिंग करते थे, बहुत पैसे खर्च करते थे, अब थोड़ा सा फर्क पड़ गया। अब हमारी पीढ़ी ने, ये हम ऐसी पहली पीढ़ी हैं जिसने खुल के खर्च भी किया और पैसे को खर्चे से रोकना भी स्टार्ट कर दिया। तो जब आप पैसा रोकने लगेंगे ना, तो ये 5वीं एकदम से गिर के माइनस में आपकी ग्रोथ है। पता है आप लोगों को? ये आपकी GDP की ग्रोथ पिछले पेंडेमिक के पिछले साल में -2-3 पर रुकी थी, माइनस। आप देखो 0 पर भी नहीं। तो क्या एकदम से गरीबी आ गई? क्या गरीबी नहीं आई।
वो जो रोटेशन का पैसा था ना, वो लोगों ने रोक दिया। अब इस पेंडेमिक के दौर में ना तो लोगों ने नई अलमारियां खरीदी, ना बहुत ज़्यादा गाड़ियां खरीदी, ना लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने गए, तो उन सबसे क्या हुआ, पैसा जिसके पास जितना था रोक के बैठ गया। लोगों ने अलग अलग जगह पे पैसे खर्च करना कम किया और वो जो रोटेशन पैसे का था वो रुक गया। इसलिए तो आपके देश में माइनस में ग्रोथ गई और पैसा ऐसे गायब थोड़ी हो गया, लेकिन वो रुक गया। जब तक वो दोबारा मार्केट में नहीं चलेगा ना, तब तक आपकी व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसीलिए जब जब अर्थव्यवस्था में ये दौर आता है नीचे आने वाला, तब आपकी गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेप लेती है और वो तुरंत से बहुत सारी जॉब्स निकालती है। गवर्नमेंट जॉब ये आज की नहीं, ये कम से कम 200 साल का अध्ययन है। जब भी देश में ऐसी खराब व्यवस्था होगी ना कभी किसी कारण से, तो एकदम से धड़ल्ले से देखो आप यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में सेंट्रल लेवल पे नौकरियां आई हैं। कारण क्या है, इन नौकरियों में अगर सरकार पूरा मिला के मान लीजिए 5 लाख लोगों को लगा लेती है सारी सरकार, इन 5 लाख घरों में तनख्वाहें जाएंगी, ये फिर से खर्च करना शुरू करेंगे। जहां ये जाके सामान खरीदेंगे, जिस फैक्ट्री में सामान बनता होगा, जब खपत होगी तो फैक्ट्री भी तो चलेगी ना। अब आप मार्केट जाइए, आप कहिए भैया ये वाला सामान दिखाओ, तो वो लिमिटेड से पीस दिखाता है आपको। आप कहेंगे भैया ये उस कलर में है, तो कहेंगे नहीं पीछे से माल नहीं आ रहा, ऐसे ही कहते हैं ना आजकल, पीछे से नहीं आ रहा मतलब फैक्ट्री वहां पे क्लोजिंग पे है, या फैक्ट्री के मालिक ने सोच लिया जितना बन गया पहले ये निकल जाए और नया माल नहीं बनाया। तो जो उस फैक्ट्री के वर्कर थे वो काम कर रहे हैं या बेरोजगार हो गए, अब वो अपने घर बैठे हैं, पैसा कहाँ से खर्च करेंगे। ये पूरा एक सर्कल है। अगर एक चीज में कमी आती है ना, 5 लाख आदमी अगर कमाते हैं तो ये 5 लाख जाके मार्केट में से सामान लेंगे, और मार्केट में जो सामान बिकेगा तो जहां वो सामान बिकता है वो फैक्ट्री चलेंगी, उनके वर्कर्स को तनख्वाह मिलेगी, फिर वो सामान खरीदेंगे, ऐसे एक पूरा सर्कल चल पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में मंदी अगर एक बड़ी स्टेज घुस गई ना, तो फिर ये चक्र है पूरा, फिर इसमें हम फंसते चले जाएंगे। इस चक्र की शुरुआत हो गई इंडिया में, इसीलिए आपकी सरकारी नौकरियां लगातार निकलेंगी अब कम से कम 1-1.5 साल, जब तक कि आपकी व्यवस्था में पैसा दोबारा रोटेशन में ना आ जाए। जब पैसा रोटेशन में आएगा तो आप देखना फिर ये थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो ये लॉजिकली होती हैं चीजें, ऐसा नहीं कि अब सरकार ऐसा कर रही है, अब सरकार को ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ये ग्रोथ रेट माइनस से निकल ही नहीं पाएगी। जब ये माइनस से निकलेगी ना, फिर ये एक बार ऊपर चढ़नी शुरू होगी, फिर ये ऊपर चढ़ती चली जाएगी, फिर एक स्टेज पे जाके आप देखेंगे चीजें नॉर्मल हो गई, लेकिन अभी टाइम लगेगा। इसलिए नौकरियां धड़ल्ले से निकलेंगी, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अब 2 साल खूब मेहनत करके कहीं सेट हो जाओ, फिर 2 साल बाद चीजें जब वापस आ जाएंगी ना, फिर प्राइवेट सेक्टर भी उभरेगा। इस पेंडेमिक ने प्राइवेट भी तो खत्म कर दिया, कितने लोगों की नौकरियां गई। उस एक घर में नौकरी जाने का मतलब वो सामान कम इस्तेमाल करेगा क्योंकि सैलरी नहीं आ रही, दोबारा सबकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। तो ये 2 साल तुम लोगों के लिए बहुत काम के हैं। चलो जल्दी से देखो इसमें आगे। वाजपेयी जी का हो गया, मनमोहन सिंह, ये आर्थिक सुधार समझ में आया। कौन सी पॉलिसी बताई मैंने, एलपीजी। एलपीजी का मतलब लिबर्टी, आजादी, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। हमने बाहर के लोगों को कहा आओ जी यहाँ पैसा लगाओ, इंडिया में हम आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, आपको ज़मीन भी मिलेगी, लाइसेंस भी मिलेगा। उदार बन गए। पहले हम पता क्या थे, हमारे इंडिया में कोई बाहर का आदमी यहाँ कैसे जाएगा, हम आने ही नहीं देंगे, वो हमें गुलाम बना लेगा। अब हमें समझ में आया कि नहीं, गुलाम नहीं बनाएगा, वो आएगा, वो यहाँ मान लीजिए 10 करोड़ रुपए लगाए, आपके लोगों को काम देगा, कमाएगा, मुनाफा कमाएगा, नो डाउट। कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि मुझे क्या हो, प्रॉफिट। लेकिन उस प्रॉफिट से अगर औरों का भी फायदा है तो क्या बुराई है। अंबानी आज अगर पैसे कमा रहा है तो वो भारत के कितने लोगों को रोजगार भी तो दे रहा है, उसकी कंपनी में कितनी दुनिया काम भी तो कर रही है, कोई रिलायंस फ्रेश में, कोई ट्रेंड्स में, कोई उसके पेट्रोल पंप पर, तो बहुत सारे लोगों को। अब उससे हम चिढ़ने लगे कि अंबानी तो बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, तो चिढ़ने से क्या होगा, वो देश की एक बड़ी व्यवस्था को चला रहा है। कोई भी कंपनी आती है ना, पहली प्रायोरिटी होती है मुझे प्रॉफिट हो, आज नहीं 1 साल बाद, कोई बात नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए। भाई तुम प्रॉफिट कमाओ, बदले में हमारे देश के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो उनको सैलरी मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। तो हमें अपना फायदा देखना चाहिए, दूसरे के फायदे से चिढ़ के मैं तो इसकी नौकरी करूंगा ही नहीं, इंडिया में कोई नहीं करेगा नौकरी इनकी, तो बैठे रहो खाली, तुम्हारे देश में तो लगेंगे नहीं रोजगार के काम धंधों के इतने बड़े बिजनेस। तो विदेशी आए तो हमें अक्ल आई कि नहीं ये रोजगार देते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे आपने लिबर्टी का रास्ता अपनाया, उदारीकरण का, आपने विदेशी कंपनियों को यहाँ आने के लिए रास्ता आसान बनाया। फिर दूसरा तरीका क्या था, हाँ, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन फायदा होता है या नुकसान, ये 2 बातें हैं देखो समझने की। कुछ चीजें प्राइवेट करने का फायदा बताते हैं, लेकिन कुछ चीजें प्राइवेट करने का नुकसान भी। एक एग्जांपल देखो, रेलवे को अगर प्राइवेट कर देंगे तो क्या ये फायदेमंद होगा या नुकसानदायक, क्योंकि रेलवे का यूज कोई अमीर आदमी करता ही नहीं, इसका यूज कौन करता है, एवरेज और गरीब। प्राइवेट करने का पहला, प्राइवेट वाला हमेशा क्या देखेगा, वो गलत नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, प्राइवेट आदमी अपना फायदा देखे। अगर तुम एक दुकान खोलते हो तो तुम उसको समाज सेवा करने के लिए खोलोगे या प्रॉफिट कमाने के लिए, बस। प्राइवेट चीज, अगर रेलवे प्राइवेट हो गया तो इससे ना अंबानी को ट्रेवल करना रेलवे में, ना अमिताभ बच्चन की पोती को ट्रेवल करना, ना बड़े बड़े बिजनेसमैन को, इसमें सिर्फ वो ट्रेवल करते हैं जिनके पास या तो अपने साधन नहीं है या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, साधन है लेकिन रोज आने जाने का पेट्रोल का वो खर्चा नहीं अफोर्ड। इसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि फायदे में टिकट जो आज 5 रुपए की है वो 2-4 साल में 10 की होगी, फिर वो 20 की होगी और फिर वो 50 की भी होगी। तो इससे रेलवे बेचने का सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी और गरीब को पड़ेगा, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी तरह से अगर एजुकेशन की मैं बात करूं, एजुकेशन को पूरी तरह प्राइवेट कर दें तो किसका नुकसान है,
अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या सरकारी में? अमीरों के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बड़े बड़े कॉन्वेंट में प्राइवेट। वो तो महीने के 20,000 मिनट में पकड़ा देंगे। अगर इसको पूरी तरह प्राइवेट कर दिया ना, तो आप उठा के देखो सरकारी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ कौन पढ़ रहा है? गरीब, जिसका काम नहीं चलता। तो अगर आप इसको भी प्राइवेट कर दोगे तो प्राइवेट वाले तो सिर्फ एक टारगेट देखते हैं कि फायदा, और वो करेंगे, ऐसा करना भी चाहिए। उस कंडीशन में अगर एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ फायदा देखा जाएगा तो अमीर आदमी का कुछ नहीं बिगड़ना ना, इसका जो कि थोड़ा बहुत कमाता है, लेकिन गरीब रेहड़ी लगाने वाला, कोई छोटी मोटी बहुत ही गरीबी से जिसका जीवन यापन हो रहा है, उसके बच्चे को तो पढ़ना मुश्किल हो गया, उसका ट्रेवल करना मुश्किल हो गया। तो ये लॉन्ग रन में 10-20 साल बाद आपको समझ में आएगा कि प्राइवेटाइजेशन कुछ चीज़ों का नहीं करना चाहिए। भारत जैसे गरीब देश में बेसिक नीड्स को अगर आप प्राइवेट कर देंगे ना, तो फिर आपका देश और नीचे गर्त में जाएगा, क्योंकि अमीर ना तो रेल में चलता जिसको आप प्राइवेट कर रहे हैं, और ना वो सरकारी स्कूल में पढ़ता। करो प्राइवेट जो इस तरह की चीज़ें जिसमें कि अमीर का के ऊपर प्रभाव ज़्यादा है। अब आप ये एरोप्लेन उड़ते हैं, कर दो प्राइवेट, किसी को क्या फर्क पड़ना है भाई? तुम या मैं कितने, क्या हम रोज़ यात्राएं करते हैं क्या? तुम में से किसी ने इक्की दुक्की बार की होगी। रोज़ कौन हवाई जहाज़ में बैठता है? अगर हवाई जहाज़ की यात्रा के टिकट में 100% इजाफा कर दें, आज जहाँ की टिकट 5,000 की है, अगर वो उसको 10,000 भी कर दें, तो जो अमीर 5,000 दे रहा है ना, वो 10 भी देगा। अगले को बिजनेस के लिए जाना है, आप इसको 40 करोगे तब भी वो जाएगा। लेकिन आप 10 रुपए की टिकट को अगर 100 रुपए की कर दोगे तो ये तो गरीब आदमी था, इसकी तो जेब बिल्कुल कट गई। इन पे फर्क नहीं पड़ना, ये तो है ही अमीर। जो ट्रेवलिंग में 5,000 दे रहा है वो 10 भी देगा, वो 20 भी देगा, 40 भी देगा। इन चीज़ों को बढ़ा दो, प्राइवेट कर दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस चीज़ से गरीब आदमी पेट भरता है, अगर आप उसको प्राइवेट करोगे तो वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा बेचारा। उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ेंगे नहीं तो अगली पीढ़ी और गरीब भिखारी बन के छूट जाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन करो लिमिटेड चीज़ों का। ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या मतलब था? भूमंडलीकरण। विदेशी सामान आपके मार्केट में बिकेगा और आपका सामान विदेशी मार्केट में। पहले पता है क्या था? हर इकोनॉमी सोचती थी कि मैं क्लोज्ड इकोनॉमी बन के रहूं, यानी मेरे देश का सामान बस मेरे यहाँ बिके, मैं बाहर के सामान को अपने यहाँ आने न दूं। लेकिन समय बीता और आपकी समझ बढ़ी कि देखो इस इंग्लैंड को कहाँ कहाँ से सामान लाया और कहाँ कहाँ ले गया और ग्रोथ करता गया। फिर आपको समझ में आया और आपने कहा ग्लोबलाइजेशन हो। इंडिया का जानते हो बहुत सारा सामान विदेशों में जाता है। अगर आपके यहाँ सामान आता है, ब्रांडेड जूते आते हैं, कपड़े आते हैं, तो आपका सामान भी जाता है बांग्लादेश में, तुर्की में, इस तरह के अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे देशों में। आपके देश से बहुत बेहतरीन, अब जैसे अब सीजन की बात करूं, जो आम है ना, आपके देश का बेस्ट आम आपने और मैंने नहीं खाया। जो सबसे अच्छा आम था ना, वो तो विदेश जाता है। आपके आम की इतनी डिमांड है कि एक एक पेटी हज़ारों डॉलर्स में बिकती है वहाँ। तो जो बेस्ट आम है ना, वो जैसे टूटा हुआ आम तुरंत भेज दिया अमेरिका, यूरोप, वहाँ आम नहीं होता। आप जो आम खाते हैं वो तो हमारे देसी लोकल पेड़ों वाले हैं। जो मेन आम है ना हमारा विदेश, ऐसे ही केरला से भर भर के बहुत सारी शिप्स काजू लेके जाती हैं, ऐसे ही काली मिर्च जाती है। तो आप विदेशों में सामान बेच के पैसा कमाते हैं। आपके यहाँ भी विदेशी, अब ये जो जूते तुम देखते हो ब्रांडेड, तुमने देखा यूएस और यूके के होते हैं ज़्यादातर विदेशी ब्रांड, आपके नहीं चलते। आप में से कोई नहीं चाहता कि बाटा के जूते पहने या लिबर्टी के, ये हमारे हैं अपने। हम विदेशी ब्रांड की तरफ भागते हैं कि भाई सबसे कंफर्टेबल, सबसे बढ़िया जूते फलां ब्रांड के हैं। विदेशों से सामान आपके मार्केट में आता है, आपका सामान विदेशों में। यही ग्लोबलाइजेशन है। तो ये आर्थिक सुधार के 3 कदम थे। क्या क्या नाम था इनका? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबर्टी दी, आओ अपनी इंडस्ट्री लगाओ, हम काम करेंगे, मुनाफा तुम भी कमाओ हम भी कमाएं। प्राइवेटाइजेशन क्या था? कुछ चीज़ों को प्राइवेट करना पड़ता है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए जिनमें कौन इन्वॉल्व हो? गरीब। क्योंकि प्राइवेट का सिर्फ एक टारगेट होता है पैसा कमाना, और वो होगा, वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा था? आपका मार्केट विदेशों तक और विदेशी सामान आपके मार्केट तक। चलो ये आर्थिक सुधार, बाकी कल पढ़ेंगे।